गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे मॉडर्न ट्रेंड एंड फ्यूचर स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर का कोर पेपर 3 जिसमें कि माइक्रोबायोलॉजी से है यूनिट 1। तो यूनिट 1 में जो माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 1 है, इसका ये लास्ट टॉपिक है। तो इसके साथ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे ये टॉपिक। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो भी है, आपका जो भी सिलेबस में है, चाहे माइक्रोबायोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी, दोनों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए अभी के अगर अभी हम लोग देखें मॉडर्न ट्रेंड क्या है और इसका फ्यूचर स्कोप क्या है माइक्रोबायोलॉजी का, तो बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर फील्ड में, हर जगह पर अभी बहुत ज़रूरत पड़ रहा है, या फिर इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या किस तरह से इम्पोर्टेंस है, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले है फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या है? अगर हम लोग फूड माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करेंगे तो हमें इसमें क्या पता चलेगा कि फूड में किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में है तो इसको हम लोग कैसे प्रिवेंशन करेंगे, कहाँ से प्रिवेंशन करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग उसको प्रिवेंट नहीं किए, अगर उस फूड के बारे में हम अच्छी तरह से देखभाल नहीं किए तो हो सके तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज और इलनेस आ जाए। ठीक है, तो प्रिवेंशन, उसके बाद अगर इलनेस, उसके बाद हो गया अगर इलनेस है या फिर प्रिवेंशन, इलनेस से बचने के लिए प्रिवेंशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ उसके ऊपर रिसर्च या फिर स्टडी करना पड़ेगा कि फूड को हम लोग किससे प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व तो फिर एक प्रिजर्व के बारे में आया। और अगर देखें तो किस तरह से फूड को हम लोग फर्मेंटेशन कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे खाना होते हैं जिसको फर्मेंटेशन किया जाता है। ठीक है, फर्मेंटेशन किया जाता है। तो ये सारे बारे में अगर पढ़ना है तो हमें फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानना होगा। तो ये है उसका फ्यूचर स्कोप और मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है। अगर मेडिसिन माइक्रोबायोलॉजी के बारे में देखें तो मेडिसिन माइक्रोबायोलॉजी में किस तरह से ड्रग्स का डेवलपमेंट हुआ है, उसमें प्रिवेंटिव क्या है और मॉलिकुलर मेडिसिन क्या है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है, जैसे कि नीड ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फरस, ये सब क्यों हमें ज़रूरत पड़ता है, इसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, इसके ऊपर। अगर माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी देखें तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग में, अगर वर्ल्ड वाइड देखें या फिर हमारे सराउंडिंग में देखें, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है आल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ। तो उसके ऊपर स्टडी हम लोग कर सकते हैं। तो स्टडी करने के साथ एक चीज़ तो पता चलेगा कि उससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है या फिर क्या हार्मनेस होता है। अगर इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ हमें हार्म हो रहा है, हमें ये पता चले, तो उसके अगेंस्ट में हमें प्रिवेंटिव भी ढूंढना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें माइक्रोबायल बायोडाइवर्सिटी को भी देखना होता है। उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? ये कंप्यूटेशनल टूल है जो कि कंप्यूटर में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं और उसको कंप्यूटर में हम लोग फीड करते हैं। क्या फीड करते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिकुलर जो डीएनए कंपोजिशन होता है उसके बारे में स्टडी करना। ठीक है, उसके बाद अगर देखें बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या है? जैसे कि फ्यूल, ठीक है, जो फ्यूल हमें मिलता है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर हमें कोई फूड मिलता है तो उसको बायोफ्यूल बोला जाता है। और उसके बाद हो गया एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें कि बायो रिमीडिएशन ये सब आता है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग को पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड में किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और उसके बाद फूड को हम लोग किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं, फूड से कौन सा डिजीज और इलनेस हो सकता है,
और फर्मेंटेड फूड क्या है। ठीक है, तो एक एक बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड्स। ठीक है, जैसे कि फैक्टर्स क्या हो सकता है। फैक्टर्स तो हो सकता है एक तो फूड का कंपोजिशन, उसके बाद फूड में जो पीएच वैल्यू है वो भी, हाँ, तो जो खाना है या फिर फूड है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों आते हैं, उसका फैक्टर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसका कंपोजिशन, फिर उसके बाद आ गया पीएच। ठीक है, उसके बाद आ गया उसमें वाटर कितना है। ठीक है, उसके बाद आ गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, खाने में जो फूड है उसमें कितना उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। उसके बाद आ गया प्रेजेंस ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस, तो मतलब एक सब्सटेंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खाना को प्रिवेंट करता है। तो एक फूड में इस तरह से एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस कितना मौजूद है जो कि खाना को या फिर फूड को सेव रख सके। ठीक है, उसका कितना क्वांटिटी है, ज़्यादा है या कम है कि बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर, ये सभी एक एक फैक्टर है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड है, फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एब्सेंस या प्रेजेंस या फिर कम एब्सेंस या फिर कम प्रेजेंट इसको मेंशन करता है। ठीक है, दर्शाता है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर हो गया। सेकेंड, अगर हम लोग देखें तो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस जो अभी बोले, तो क्या क्या एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कोमालिन से एक एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस जो कि ज़्यादातर फ्रूट और वेजिटेबल में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद अगर देखें लाइजोजाइम क्या है। लाइजोजाइम है जो कि काउ मिल्क और एग में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये सभी एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस का कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे दी हूँ। ठीक है, अगर उसके बाद देखें एल्डिहाइडिक एंड फिनोलिक कंपाउंड्स जो कि हर्ब या फिर स्पाइस में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद एलिसिन जो कि गार्लिक में प्रेजेंट रहता है। पॉलीफिनोल्स जो कि ग्रीन एंड ब्लैक टी में प्रेजेंट रहता है, चाय की जो पत्ती होता है उसमें प्रेजेंट रहता है। तो ये सभी एक एक एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस होते हैं। इसके बाद अगर देखें तो फूड स्पॉइलेज क्या है। देखिए, फूड स्पॉइलेज है जब ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन फूड इन्वॉल्व प्रेडिक्टेबल अंडरगो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज प्रोसेस, टॉक्सिन आर समटाइम्स प्रोड्यूस। तो खाना को या फिर फूड को स्पॉइल करने के लिए या फिर स्पॉइलेज करने के लिए क्या क्या फैक्टर हैं। सबसे पहले तो फूड में अगर माइक्रोब्स का ग्रोथ हो जाना, ये फूड को स्पॉइल कर सकता है या फिर स्पॉइलेज कर सकता है। उसके बाद अगर माइक्रोब्स का ग्रोथ हुआ, उसके बाद क्या हो सकता है, जो स्पॉइलेज प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर क्या होगा, टॉक्सिन सब्सटेंसेस प्रोड्यूस भी हो सकता है। तो ये है फूड स्पॉइलेज। ठीक है, तो टॉक्सिन में अगर देखें तो अगर कुछ टॉक्सिन का अगर एग्जांपल देखें तो देखें सबसे पहले एर्गोटिज्म क्या है, कॉज्ड बाय ग्रोथ ऑफ फंगस इन ग्रेन में अगर फंगस का ग्रोथ होता है उसको एर्गोटिज्म बोला जाता है, एक टॉक्सिन सब्सटेंसेस होता है। अफ्लाटॉक्सिन क्या है, जो कि कार्सिनोजेन है, प्रोड्यूस्ड बाय फंगस इन्फेक्टेड ग्रेन एंड नॉट प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फ्यूमोनिज्म क्या है, जो कि कार्सिनोजेन है, प्रोड्यूस्ड बाय फंगस इन इन्फेक्टेड कॉर्न, या फिर जो मक्का होता है ना, कॉर्न, उसमें जो फंगस का प्रोड्यूस करता है, क्या फंगस क्या प्रोड्यूस करता है, कार्सिनोजेन प्रोड्यूस करता है, जिसको कि हम लोग फ्यूमोनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी एक एक टॉक्सिन सब्सटेंसेस है। तो फिर अभी हम लोग देखेंगे फूड को हम लोग किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो फूड देखिए ये ट्रेंड है, ये मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है और इसमें क्या क्या फ्यूचर में हम लोगों को स्कोप मिलता है। अगर हम लोग इतना पता चल गया कि क्या सब्सटेंसेस है, टॉक्सिन सब्सटेंस क्या है, फूड कैसे स्पॉइलेज होता है, इतना हम लोग अगर स्टडी कर पाए तो फिर इसके बारे में हम लोग फ्यूचर में क्या इसके ऊपर हम लोग
रिसर्च कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी रिसर्च डेवलप हो चुका है उसको भी हम लोग को पता चल जाएगा ऑटोमेटिक, अगर इतना पता चलता है। तो देखिए फूड प्रिवेंशन कैसे होता है, जैसे कि रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बाय फिल्ट्रेशन, कॉमनली यूज फॉर वाटर वाइन जूस, ठीक है, वाटर या फिर वाइन या फिर जूस, सॉफ्ट ड्रिंक या फिर अदर लिक्विड, इस सभी में ज़्यादातर फिल्ट्रेशन का हेल्प लिया जाता है, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सकते हैं। लो टेम्परेचर में क्या कर सकते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेटर एट 5 डिग्री सेल्सियस बट डज नॉट स्टॉप माइक्रोबियल ग्रोथ। हम लोग रेफ्रिजरेट कर सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कि हम लोग पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ जो है उसको वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन स्टिल कॉज स्पॉइलेज, अभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, स्पॉइलेज कर सकता है। कैनिंग क्या है, फूड हीटेड इन स्पेशल कंटेनर टू 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 100 मिनट। 100 मिनट के लिए अगर हम लोग 115 डिग्री सेल्सियस पर एक कंटेनर में फूड को हीट करें, जो कि किल्स स्पॉइलेज माइक्रोब बट नॉट नेसेसरीली ऑल माइक्रोब इन फूड। ये भी इतना इफेक्टिव नहीं है, इसमें हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ हद तक उनका डेथ हो जाए या फिर किल हो जाए, लेकिन सभी खात्मा नहीं होता, ठीक है। उसको पास्चराइजेशन क्या है, किल्स पैथोजन एंड सब्सटेंशियली रिड्यूस नंबर ऑफ स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म, शॉर्टर हीटिंग टाइम इज बेस्ट, ठीक है। आपको पास्चराइजेशन क्या है वो पहले से बोली हूँ भी, आपको पता भी है, तो इससे भी पैथोजन को किल कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखें रिडक्शन ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, जैसे कि ड्राई करना या फिर फ्रीज करना, ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद एडिशन ऑफ, यहाँ पर ओ लिख दिया है, ऑफ होगा, ठीक है, ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सच एज शुगर और सॉल्ट। हम लोग, आप लोग को ज़्यादातर पता है प्रिवेंट कैसे करते हैं, हम लोग ज़्यादा शुगर या फिर सॉल्ट दे के किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन तक प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि अचार बनाना, अचार में क्या करते हैं हम लोग, ज़्यादा सॉल्ट देते हैं ना, सॉल्ट देने से उसको बहुत दिन तक प्रिवेंट करके रख सकते हैं। या फिर किसी चीज़ में शुगर ऐड करके हम लोग बहुत दिन तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए तो केमिकल बेस्ड प्रिवेंशन, जिसमें कि ग्रास, GRAS, केमिकल एजेंट जो कि है जनरली रिकॉग्नाइज आज सेफ, जहाँ पर फूड pH ऑफ फूड, इफेक्टिवनेस ऑफ केमिकल प्रिवेंशन, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन, जिसमें कि अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन दिया जाता है। उसके बाद राडा पोर्टिजेशन, जो कि है गामा रेडिएशन से उसका मतलब उसको प्रिवेंशन दिया जाता है। ये भी एक इफेक्टिव मेथड है फूड प्रिवेंशन के लिए। अगर उसके बाद देखें तो माइक्रोबियल प्रोडक्शन बेस्ड इनहिबिटर, जो कि बैक्टीरियोसिन या फिर निसिन, इन सबको इनहिबिट किया जाता है। इनहिबिट मतलब क्या, कम करना, ठीक है, कम करने के लिए इनहिबिटर की जैसे हेल्प करता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद फूड बर्न इलनेस क्या है, फूड बर्न इन्फेक्शन और इंजेक्शन ऑफ माइक्रोब्स फॉलोड बाय ग्रोथ रिलीज टॉक्सिन। अगर कोई भी जो हमें इन्फेक्शन दे सकता है, इस तरह से फूड को अगर हम लोग खाए या फिर इंजेक्शन किए, तो फिर वो वहाँ से माइक्रोब क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, ग्रोथ होने के साथ साथ टॉक्सिन सब्सटेंसेस रिलीज करता है, ठीक है। फूड बर्न इंटॉक्सिकेशन क्या है, इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन इन फूड, डिटेक्शन ऑफ फूड बर्न पैथोजन, जैसे कि कल्चर टेक्निक, इम्यूनाइजेशन टेक्निक, मॉलिक्यूलर टेक्निक। ये सारा क्या होता है, डिटेक्शन करने के लिए, फूड बॉर्न पैथोजन को डिटेक्शन करने के लिए ये सारा टेक्निक यूज किया जाता है। जैसे कि कल्चर टेक्निक से हमको पता चलता है कि कौन सा ऐसा फूड है जिससे कि पैथोजन हमारे बॉडी में जा सकता है, तो वो पैथोजन उस फूड में मौजूद है कि नहीं, इसके लिए कल्चर टेक्निक किया जाता है। इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक या फिर मॉलिक्यूलर टेक्निक, ये सारा टेक्निक यूज किया जाता है। उसके बाद फर्मेंटेड फूड क्या है,
फर्मेंटेड फूड है अल्कोहलिक बिवरेज, जैसे कि ईस्ट यूज किया जाता है। ब्रेड में आपको पता है उसको किस तरह से फर्मेंटेशन किया जाता है। डायरी प्रोडक्ट को किस तरह से फर्मेंटेशन किया जाता है। चीज, इसको भी फर्मेंटेशन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मिल्क इज ट्रीटेड विथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड एंजाइम कॉल्ड रेनिन, इससे ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे कि चीज प्रोड्यूस होता है। अदर फर्मेंटेड फूड डिस्टिल स्पिरिट, जो कि है बेसिकली डिस्टिलेशन टू अल्कोहल, अल्कोहल डिस्टिलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारा है फर्मेंटेड फूड, ठीक है, ये सारा है फर्मेंटेड फूड। उसके बाद माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी, अगर डाइवर्सिटी देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या क्या डाइवर्सिटी है, अगर इसको स्टडी करें तो पहले देखिए सबसे पहले तो आल्गी, जैसे कि रेड आल्गी होता है, ब्राउन आल्गी होता है, ग्रीन आल्गी, ब्लू ग्रीन आल्गी, सियानोबैक्टीरिया, ये सारा है आल्गी के अंडर में आता है। फंजाई के अंदर में क्या आता है, मोल्ड, स्पोर, माइसेलिया, हाइफाई या फिर ईस्ट। उसके बाद आ गया प्रोटोजोआ, जिसमें कि मोबाइल अच्छा ये यूमी लिखा है, यूनिसेलुलर होगा, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मेरा मिस्टेक हो गया, ठीक है। यूनिसेलुलर, स्यूडोपोडिया होता है, उसमें प्रेजेंट रहता है स्यूडोपोडिया। तापर फाइगोसाइटोसिस, ये सारा रहता है। यू बैक्टीरिया, जिसमें कि पेप्टिडोग्लाइकेन वाल, आरएनए पॉलीमरेज, प्रोटीन सिंथेसिस, के बाद एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। अगर हम लोग माइक्रो को अगर स्टडी करें तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, इसको इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको भी हमें पता चलना चाहिए। पता चलने से पता चलेगा कि उसका जैसे कि डीएनए कंपोजिशन क्या है, उसका क्या कंपोजिशन है, जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म को हम लोग अगर टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको हम लोग रिलीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा इसका इसमें प्रेजेंट रहता है। अगर आर्कीबैक्टीरिया देखते हैं तो आर्कीबैक्टीरिया में क्या है, सेल वॉल वेरिएट देखा जाता है, वेरी डिफरेंट, सेवरल एंजाइम इसमें देखा जाता है। तो ये सारा है माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमें पता चला। उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है ए सब्जेक्ट दैट टीचेस एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल टूल एंड अप्रोचेस फॉर expanding the use of biological, medical, behavioral, health and other data including those to acquire, store, organize, achieve, analyze and visualize such data। अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी को हम लोग यूज करें, सॉरी बायो इन्फॉर्मेटिक्स को यूज करें, देखिए ये देखिए मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है और इसमें बहुत बड़ा फ्यूचर स्कोप भी है। अगर देखा जाए किस तरह से, अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए का जो सीक्वेंस है उसको अगर हम लोग अगर स्टडी कर ले, अगर उसको कंप्यूटेशनल टूल में हम लोग फीड कर दे तो फ्यूचर में हो सके अगर उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी तरह से कोई भी अगर हार्म हमें आए तो हम उसके अगेंस्ट में कोई भी किसी भी तरह का ड्रग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमें उसका कंपोजिशन के बारे में पता चले, ठीक है। तो इसीलिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत ज़रूरत होता है। इसमें फ्यूचर क्या है, द फ्यूचर सीम वेरी ब्राइट फॉर द इंडस्ट्री सिंस मेजोरिटी ऑफ द इंडियन बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंपनीज आर प्लानिंग इंक्रीज देयर स्केल ऑफ ऑपरेशन। मेनी प्रॉब्लम इन लाइफ साइंस हैव एल्गोरिदम एस्पेक्ट, जैसे कि प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम जैसे होता है, ठीक है। ह्यूमन डिजीज आर लिंक्ड टू स्पेसिफिक जीन, किसी भी तरह से अगर कोई भी ह्यूमन डिजीज है उसके साथ कोई भी स्पेसिफिक एक जीन जरूर लिंक होता है, ये हमें पता है। अगर हम लोग अगर कंप्यूटेशनल टूल में या फिर कंप्यूटर में उसी जीन को, स्पेसिफिक जीन को या फिर उसका जो कंपोजिशन है उसको हम लोग फेड करके रखते हैं तो फिर उसके अगेंस्ट में क्या ड्रग्स आ सकता है या फिर क्या इलाज हो सकता है उसको भी हम लोगों को पता चल सकता है। इसीलिए इसमें बहुत बड़ा फ्यूचर दिखाई देता है, ठीक है। मोलिकुलर मेडिसिन क्या है, क्लिनिकल मेडिसिन विल बिकम्स मोर पर्सनलाइज्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ फील्ड ऑफ फार्माकोजिनोमिक्स। एट प्रेजेंट सम ड्रग्स फेल टू मेक इट टू द market because a small percentage of the clinical patient population show adverse effect to the drugs due to sequence variation in their DNA। जो वेरिएशन होता है डीएनए का सीक्वेंस होता है उसमें बहुत सारा
क्या होता है, डिफरेंस वेरिएशन दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसमें एक आडभर इफेक्ट होता है, ड्रग्स का एक आडभर इफेक्ट दिखाई दे रहा है। आज ए रिजल्ट पोटेंशियली लाइफ सेविंग ड्रग्स नेवर मेक इट टू द मार्केट प्लेस। टूडे डॉक्टर यूज ट्रायल एंड एरर टू फाइंड बेस्ट ड्रग्स। इसीलिए अभी क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है, कोई भी ड्रग्स अगर वो लोग बनाते हैं उसको ट्रायल करते हैं। अगर कोई किसी भी तरह से अगर उसमें क्योरिटी हो जाता है तो ठीक है, अगर उसमें किसी भी तरह से प्रॉब्लम होता है तो फिर वहाँ पर एरर आ जाता है, फिर से वो लोग ट्रायल करते हैं, फिर उसमें कुछ एरर होता है। इसी तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड से वो लोग बेस्ट ड्रग्स क्या है उसको वो लोग निकालते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर डॉक्टर विल एबल टू एनालाइज पेशेंट जेनेटिक प्रोफाइल एंड डिस्क्राइब द बेस्ट ड्रग्स थेरापी। अगर फ्यूचर में देखा जाए तो डॉक्टर क्या कर सकता है, और भी एबल हो सकते हैं, जो पेशेंट है उनका जेनेटिक प्रोफाइल क्या है उसको स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद उनको इतना पता चलेगा कि उसको उनके अगेंस्ट में अगर किसी भी तरह से डिजीज हुआ है उसके अगेंस्ट में किस तरह से मेडिसिन या ड्रग्स वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बेस्ट ड्रग्स थेरापी होगा। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड में चलता है, और फ्यूचर में इसमें और देखिए दिन ब दिन अगर हम लोग इस तरह से भी देखें, अगर इजी में अगर सरल में समझें तो हर दिन कुछ ना कुछ हम लोगों को नया नया ड्रग्स के बारे में, नया नया मेडिसिन के बारे में, उसके बारे में हम लोग खोज करते हैं, और बहुत सारे खोज में हम लोग सक्सेस भी होते हैं और पाते हैं। जैसे कि कोविड-19 एक तरह से उसके अगेंस्ट में जिस तरह से वैक्सीन निकला, स्टडी करने के बाद वैक्सीन निकला, बहुत बार वो उसके ऊपर ट्रायल एंड एरर मेथड भी चला, उसके बाद सक्सेसफुली वो जो वैक्सीन है वो वैक्सीन निकला और सबको दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से हर बार फ्यूचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड बहुत सारे डिजीज भी आ सकते हैं, और इसके अगेंस्ट में बहुत सारे क्या होता है, मेडिसिन भी या फिर ड्रग्स का इन्वेंशन भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें, माइक्रोबियल जीनोम एप्लीकेशन क्या है। बाय स्टडिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ माइक्रोब्स, साइंटिस्ट कैन बिगिन टू अंडरस्टैंड दीज माइक्रोब्स एट ए वेरी फंडामेंटल लेवल and isolated the gene that give them unique ability to survive under extreme condition। तो माइक्रोबियल जीनोम एप्लीकेशन क्या है, जब जो भी माइक्रोब्स का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको स्टडी करना, ठीक है। माइक्रोब्स का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको स्टडी करने के बाद इसी माइक्रोब को समझने के बाद कहाँ पर एकदम ग्रासरूट लेवल पर उसको समझने के बाद क्या करना, उसके अगेंस्ट में क्या यूनिक टेक्निक हो सकता है या फिर क्या एबिलिटी हो सकता है जिससे कि हम लोग एक्सट्रीम एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर सके, इसके ऊपर स्टडी करना। और क्या है जो हम लोग अगर देखें मॉलिकुलर मेडिसिन के अगेंस्ट में, और क्या मॉलिकुलर मेडिसिन के बाद और क्या हम लोगों को हेल्प मिला है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट आ गया है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्या है, जीन्स फ्रॉम बासिलस अगर देखे दैट कैन कंट्रोल ए नंबर ऑफ सीरियस पेस्ट हैव बीन सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड टू कॉटन, मेज, पोटैटोज। इंसेक्ट के रेजिस्टेंस के लिए हेल्प क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी, डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंस वेराइटीज। ड्रॉट रेजिस्टेंस वेराइटी मतलब क्या है, कम पानी पर भी टॉलरेट करके बचना, ठीक है। कैपेबल टू टॉलरेटिंग रिड्यूस्ड वाटर कंडीशन। उसके बाद वेटरनरी साइंस पर भी यूज किया जाता है, ठीक है। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, जिसमें कि अगर बायो रिमीडिएशन देखे, ए टेक्नोलॉजी दैट एनकरेज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिजन माइक्रोऑर्गेनिज्म टू एनहांस बायोडिग्रेडेशन और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सैचुरेटेड जोन।
कैन इफेक्टिवली डिग्रेड ए ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, डिजॉल्व इन ग्राउंड वाटर एंड डिजॉल्व इनटू एक्वीफर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी को देखें, बायो रेमिडिएशन क्या है, एक टेक्निक है जहाँ पर कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है उसको एनकरेज करना, किसका, इंडिजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है उसको एनकरेज करना, जो कि एनहांस करता है। क्या एनहांस करता है, जो बायोडिग्रेडेशन होता है, किसी भी चीज़ को डिग्रेड करके मिट्टी में मिलाना, ठीक है, उसके लिए वो लोग हेल्प करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरत है। डिग्रेडेशन तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरत होता है ना। अगर हर जगह पर कूड़ा कचरा ही पड़ा रहे, धीरे धीरे क्या होगा, एनवायरनमेंट में एक क्या होता है, एक एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन आएगा। ठीक है, एक खराब परिस्थिति शुरू होगा। तो इसके अगेंस्ट में अगर डिग्रेडेशन प्रोसेस किस तरह से होता है उसको अगर ज़्यादा बढ़ावा मिले तो फिर ये जो कूड़ा कचरा है ये धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, जनरली रिक्वायर ए mechanism for stimulating and maintaining the activity of the microorganism, that is addition of an electron acceptor जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड एनर्जी सोर्स जैसे कि कार्बन। उसके बाद माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म क्या है, नीड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फरस एंड ए वेराइटी ऑफ ट्रेस न्यूट्रिएंट एंड अदर कार्बन। Carbon is often the limiting factor for microbial growth in most natural system. Assimilation period क्या है, a period during which no degradation of chemical is evidence। ठीक है, यहाँ पर कोई भी डिग्रेडेशन नहीं होता है। Acclimation of a microbial population to one substrate frequently result in the simultaneous acclimation to other structurally related molecules। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो कि मेटाबॉलिज्म, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, जहाँ पर कि क्या होता है, जहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फरस ये सब का जरूरत पड़ता है, जो कि ट्रेस करते हैं, न्यूट्रिएंट क्या है उसको ट्रेस करते हैं। ठीक है, और एक्लिमिनेशन होता है वहाँ पर। मेटाबॉलिज्म मोड क्या है, एरोबिक जिसमें कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक जिसमें कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और फर्दर अगर देखें तो एनारोबिक को हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए हैं। एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है फर्मेंटेशन, तीसरा है मीथेन फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये 3 हो गया। अच्छा, माइक्रोबियल रिएक्शन एंड पाथवे क्या है, जैसे कि अगर देखें डाइक्लोरिनेशन जिसमें कि क्लोरीन रिप्लेस बाय हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोलिसिस क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। क्लीवेज क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड स्प्लिट और टर्मिनल कार्बन। ये अगर आप लोगों को +2 लेवल से आपको पता है, केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू फॉर्म ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू फॉर्म हाइड्रोजन। ठीक है, माइक्रोबियल रिएक्शन जो पाथवे होते हैं उसमें ये सारा टर्म यूज किया जाता है। माइक्रोबियल डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी में क्या इसका इफेक्ट होता है, देखिए, जैसे कि कल्टीवेशन डिपेंडेंट जिसमें कि प्योर कल्चर आर द basis of the traditional way to study bacterial example that cannot culture mycobacterium lapri और क्या होता है ट्रेपोनेमा पालिडम। ये दोनों अभी तक इन दोनों को कल्चर नहीं किया गया है। ठीक है, फ्यूचर स्कोप है, इसके ऊपर स्टडी करेंगे, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं किया गया है। ठीक है, इसके ऊपर कोई स्टडी अभी तक नहीं हुआ है। ये दोनों उसका एग्जाम्पल है जो कि अभी तक कल्चर नहीं हुआ है। ठीक है, ये दोनों को छोड़ के बहुत सारा कल्चर हो चुका है, ये डिपेंडेंट है। और कल्टीवेटिव इंडिपेंडेंट क्या है,
कल्टिवेटिव इंडिपेंडेंट में जैसे कि 16S rRNA सीक्वेंस, स्पेसिफिक जीन्स, mRNA, ठीक है। डिस्कवर मेनी न्यू ग्रोन ऑफ बैक्टीरिया बट फिजियोलॉजीज येट अननोन, can use sequence information to directly visualize specific bacteria in situ। तो ये हो गया जो फ्यूचर ट्रेंड क्या है और क्या अभी फ्यूचर स्कोप क्या है और मॉडर्न ट्रेंड क्या चला है, इसके ऊपर हम लोग स्टडी करें। तो यूनिट 1 तो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 2 के बारे में देखेंगे। तब तक लिए रहती हूँ, नमस्ते, बाय बाय।